ओके, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में आज बात करेंगे कि स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, और हम देखेंगे किस तरह से इसकी ज़रूरत पड़ी और कहाँ कहाँ पर इसको लागू किया गया। और मुख्य तौर पर हम इसको समझेंगे कि ये स्थायी बंदोबस्त यानी कि सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट होता क्या है, किसके द्वारा लाया गया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जब हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 का, तो हमने देखा था कि किस तरह से स्थायी बंदोबस्त और जो कंपनी का शासन है वो किस तरह से फैल रहा था, उसको हमने देखे। फिर उसके बाद हमने देखे कि किस तरह से जो कर है उसको लाया गया और जो खेती में सुधार की ज़रूरत पड़ने लगी, उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो साप्ताहिक बाजार होता था उसको वो किस तरह से होता था उस समय में। और हमने ये देखा कि किस तरह से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई बंगाल में, जब बहुत ही काला सूखा पड़ा था। तो उस सब चीज़ों के ऊपर हमने बात किया। वो सब चीज़ जानने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के पहले वाले मतलब पार्ट 1 को देखना है। आज हम लोग पार्ट 2 में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन जो पार्ट 3 होगा इस चैप्टर नंबर 3 का, वो लास्ट पार्ट होगा और वहाँ पर पूरी चीज़ें हो जाएंगी ख़त्म। ठीक है, तो हमने इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। तो मुख्य तौर पर हम लोग पहले समझेंगे स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, कब आया, कब लागू किया, किसके द्वारा लाया गया, ये सब चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि पूरा जितना भी आज हमारा जो टॉपिक है, मेनली 2 से 3 टॉपिक कम डिस्कस करेंगे। वहाँ पर आपको दिखेगा कि स्थायी बंदोबस्त हो गया या फिर एक और बंदोबस्त आने वाला है, उसके ऊपर मैं मेनली आज हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थायी बंदोबस्त होता क्या है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त बोल लो या फिर आप इसको कह सकते हो परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो परमानेंट सेटलमेंट है या आप इसको स्थायी बंदोबस्त कहो, ये लाए थे कॉर्नवालिस ने। ठीक है, कॉर्नवालिस बहुत महत्वपूर्ण इंसान है, इसके बारे में हम बहुत चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको अभी इतना पढ़ना, क्योंकि अभी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, है ना। आप कोई किसी स्थायी बंदोबस्त के ऊपर अभी आपको इतना ध्यान नहीं देना है। बस एक बड़े बड़े तौर पर समझना है कि स्थायी बंदोबस्त होता क्या है और इसको लाया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी सिर्फ इतना समझना है, क्योंकि नाउ वी स्टडिंग एनसीईआरटी राइट नाउ। ठीक है, कोई हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री की कोई टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं कि हम लोग इसमें डिटेल में इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऊपर ऊपर चीज़ों को समझना है। जैसे जो स्थायी बंदोबस्त है, इसको किसने लाया था, कॉर्नवालिस ने लाया था। ठीक है, अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, मतलब जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, तो ये जो स्थायी बंदोबस्त है, इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि क्या होता है इस स्थायी बंदोबस्त में जो बंगाल है, ठीक है, बंगाल के जो जमींदार हैं, उनके बीच में भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के जमींदारों के लिए एक भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता किया, और इस समझौते को हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। अब इतना समझ गया। अब स्थायी बंदोबस्त को कभी कभी आपको यहाँ पर दिखेगा कि जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पर जमींदारी व्यवस्था लिख कर आ रहा है, या फिर आपने कभी कहीं जो स्थायी बंदोबस्त है उसके जगह जमींदारी व्यवस्था को समझ लिए या लिख लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था ही क्या है, परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त है। ठीक है, अब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, इसके बाद डेनिस कंपनी पढ़ने वाले हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती थी, भू राजस्व जो प्राप्त करती थी वही इनका मेन इनकम सोर्स था। मतलब ये जो जितनी भी क्या बोलते रहे भू राजस्व लेते थे लोगों से, वो इन लोग की क्या थी, मेन आय का यही सोर्स था। तो ये सोर्स को लाने के लिए क्या किया गया, जो स्थायी बंदोबस्त लाया गया। कब लाया गया, 1973 में लाया गया। तो अभी अगर आपको इतनी छोटी छोटी सी समझ में आ रही है, तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इसको स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में पेश किया गया, या आप देखोगे मद्रास या वाराणसी में पेश किया गया। ये एक
टॉप लेवल की बात हो गई। मतलब आपको जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत है। अभी इतना ही समझना है कि एक दस्तावेज था, एक समझौता था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था और बंगाल के जमींदारों के बीच में भू राजस्व तय करने का ये एक समझौता था। इतना ही समझना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलेंगे तो हमने देखा था कि स्थायी बंदोबस्त जब फेल होता है तो किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो खेती में सुधार लाने की बात करती है। तो किस तरह से खेती में सुधार लाए, हमने सब चीज़ों को देखा। किस तरह से 1793 में स्थायी बंदोबस्त आया, और ये सब चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर लिया। तो सिंपली आपको आई बटन में क्लिक करना है, उस वीडियो को देख लेना है। नाउ वी डिस्कस्ड ऑन समस्या, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या थी हम देखते हैं। मगर स्थायी बंदोबस्त ने यह भी समस्या पैदा कर दी कि कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि खेती के सुधार के लिए क्या किया गया, किसानों को बोला गया कि इसमें सुधार करो, क्योंकि अभी जो आप उगा रहे हो, है ना, उस समय में जो भी उगता हो बंगाल में, उसमें जो चीज़ें हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर किसी 100 रुपये की खेती होती है और उसका मुनाफा अगर कंपनी 200 रुपये नहीं कमा पा रही है, तो क्या करेंगी, किसानों पर प्रेशराइज करेंगी कि आप लोग इस मतलब इतने अच्छे चीज़ों का उपयोग करें और इतनी अच्छी चीज़ों को उगाए कि हम उसका यूरोप के मार्केट में जाके या कोई भी मार्केट में जाके उससे जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसकी जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। लेकिन अब क्या हो रहा था, ये सब चीज़ों में किसान जो थे वो खर्चा नहीं कर रहे थे, जो जमींदार थे वो खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। अब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों के ऊपर इतना ज़्यादा कर या इतना ज़्यादा राजस्व वसूल रही थी कि इतना ज़्यादा था कि उसके टेंशन के कारण बोलो या उसको चुकाने के लिए क्या हो रहे थे, जो किसान थे, जो जमींदार थे, वो बहुत परेशान थे। अब कॉमन सी बात है, कोई परेशान होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। अब सोचिए आप कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप एक घर में रह रहे हो, ठीक है ना, अब वो घर का किराया समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे 2000 रुपये। तो अगर आप 2000 रुपये नहीं दे पाते तो जो मकान मालिक है वो क्या करेंगे, आपके घर को छीन लेगा। अब आप सोचिए, एक तो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, जो जमींदारी है वो बहुत ज़्यादा है, राजस्व बहुत ज़्यादा है, ऊपर से क्या है, अगर आप उसको पे नहीं कर पाओगे तो आपसे छीन लिया जाएगा। मतलब पूरे तरीके से आप देखोगे कि मनमानी चल रही है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जमींदारों के लिए, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। फिर 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हालात बदल चुके थे। अब क्या होता है, बाज़ार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। अब एक बहुत आम बात है कि अगर कोई मार्केट है या कोई भी जगह है, वहाँ पर चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ते जाएंगी। तो बहुत आसान सी बात है कि अगर उसकी उत्पादन कम हो रहा है तो कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन उत्पादन बढ़ जाएगा तो कीमतें कम हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। तो इससे ज़मींदारों की आमदनी में सुधार आया, लेकिन कंपनी को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था। ज़मींदार तो खुश थे, लेकिन कंपनी जो फ़ायदा, उनका मुख्य काम था फ़ायदा, प्रॉफिट, वो नहीं हो रहा था। तो ऐसे में क्या होता है, अब वो राजस्व वृद्धि नहीं कर सकी, लेकिन जमींदारों को भी ज़मीन की बेहतर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जो ज़मीन थी वो गंवा चुके थे। इतना ज़्यादा जो उनको क्या बोलेंगे हम, जितना ज़्यादा कर या फिर इतनी ज़्यादा जो राजस्व था वो वसूल रहे थे कि स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत से जो किसान थे, बहुत सारे जो जमींदार थे, उन लोगों ने पहले क्या कर रहे थे, जो अपनी ज़मीनें थी उसको खो दिए थे। उसके बाद आप देखोगे जो बचे रह गए थे उन्हें भी परेशानी और निवेश का खतरा लगातार उठाना पड़ रहा था। जो लोग टिके थे, मेहनत कर रहे थे कंटिन्यूस, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पे देखी जाती है। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, बंगाल की जो रैयतों पर कोलब्रुक का कथन है, इसको जस्ट कुछ नहीं है, ये जस्ट एक रीड मार लेना है। क्योंकि अभी हम लोग जब रैयतों बंदोबस्त पढ़ेंगे, है ना, तो वहाँ पर आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ भी हो रही थी। जैसे आप देखोगे कि आपको ऐसा लगता है कि कोलब्रुक बंगाल के उप पट्टेदार की स्थिति पर चिंतित क्यों है, पिछले पन्नों में पढ़कर संबंधित कारण आपको बताना है। तो इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना है कि बंगाल के बहुत सारे गाँव के कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे में जमींदारी देते थे। पट्टे में जमींदारी देने का मतलब क्या होता है कि आपका खेत है, आपकी ज़मीन है, पर आप लोग वहाँ पर खेती नहीं कर रहे हो, उसको आप लोग क्या कह रहे हो, बटई के तौर पे, है ना, मतलब आप किसी और को दे रहे हो, वो करेंगे। तो ऐसी वहाँ पर चीज़ें
हो रही थी, ठीक है। और उनसे भारी जो लगान था वो वसूलते थे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप जमींदार हो, लेकिन आप जमींदारी कर नहीं रहे हो, आप किसी और से करवा रहे हो, और किसी जब और से करवा रहे हो तो उनसे आप बहुत ज़्यादा जो कर है उसको वसूल रहे हो। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, जो कि हम 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इस जो कष्टकारी है इसकी स्थिति को शब्दों में बयान की है कि बटाई की मांग, जो बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों बीच आजीविकियों व कर्जा के बदले में बेगारी से दबे हुए कष्टकारी खुद के कर्ज से कभी बाहर नहीं निकल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालत में दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं, नहीं उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती थी। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो लगातार घट रही थी। और आप देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज किस तरह से यहाँ पे जमींदारियों के साथ जो बेतसलकू मतलब बोलेंगे इतना गंदा व्यवहार कर रहे थे, ठीक है। अब हम देखेंगे आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों की व्यवस्था बहुत ही दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और जमींदार पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाते थे तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आपकी ही ज़मीन है, पर आप अगर उसका लगान नहीं दे पाते तो आपकी जमींदार जो ज़मीन है आपकी ये छीन ली जाएगी। आपकी ज़मीन आपके ऊपर ही ज़बरदस्ती की जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। और अगर आप वो जितना पैसा मांग रहे हैं लगान के तौर में वो अगर आप नहीं दे पाएंगे तो जो आपकी ज़मीन है वो भी आपके हाथ से चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें वो यहाँ पर लाई गई। अब क्या होता है, एक नई व्यवस्था लाई जाती है। इन्हीं सब चीज़ों में एक नई व्यवस्था लाई जाती है। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। आप देखोगे आगे चलकर किस तरह से जो मुनरो है वो इसमें कुछ बदलाव लाता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। जब कंपनी को शासन और व्यापार में अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत हो तो स्थायी के रूप में राजस्व तय करने काम चला सकती थी। जैसे हमने देखा बंगाल प्रेसिडेंसी में उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो कि अभी अगर हम लोग को देखेंगे तो ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। एक होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था की जिसे 1822 में लागू किया गया। आप देखोगे कि जो मैकेंजी का विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। ऐसे आदेश पर कलेक्टरी ने गांव-गांव का दौरा किया, ठीक है। गांव-गांव में दौरा किए, ज़मीन की जांच किए गए, खेती मतलब वो जो जगह है वो खेती के लिए सही है या नहीं है उसको मापा गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें की गई। और आप देखोगे रीति रिवाजों और दर्ज किया गया। गाँव में एक खेत को अनुमानित राजस्व को छोड़कर हर गाँव या गांव समूह मतलब महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता है। तो महाल मतलब क्या होता है, एक ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी या गांव के समूह में होती थी। तो ये सब चीज़ें हमने देखा। अब हम चलते हैं आगे क्या होती है चीज़ें। जैसे आप देखोगे इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। राजस्व इकट्ठा करने में उस कंपनी की अदा करने में जिम्मा जमींदारी की बजाय गांव की मुखिया को सौंप दिया जाता था। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, महालवारी बंदोबस्त। तो ये सब चीज़ें जब होती थी तो इसको क्या कहते थे हम लोग, महालवारी बंदोबस्त कहते थे। अब क्या होगा, महालवारी और जो स्थायी बंदोबस्त है मतलब परमानेंट सेटलमेंट है, उसमें क्या होता है, मुनरो आता है। मुनरो कुछ चीज़ों को चेंज करता है, कुछ मॉडिफिकेशन करता है। तो हम देखेंगे कि मुनरो व्यवस्था क्या कहती है। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। पहले आपको पता है कि स्थायी बंदोबस्त थी, अब क्या होता है, एक नई व्यवस्था लाई जाती है। कौन लाता है, मुनरो लाता है। कब लाता है, कब लाता है ये हम समझेंगे। ये लाता है 1792 में, ठीक है, 1792 में लाता है। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे क्या कहते हैं हम लोग, रैयतवार बोल सकते हो आप लोग, या फिर उसको आप क्या कह सकते हो, रैयतवारी, ठीक है, नाम दिया जाता है। अब आपको समझना है कि ये जो कर्नल रीड द्वारा विकसित किया गया, जिसको हम लोग देखेंगे कि 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा इसमें सुधार किया गया। अभी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसने सुधार किया, अभी आपको इतना समझना है कि जो आपकी स्थायी बंदोबस्त थी उसमें कुछ सुधार लाया गया।
किसके द्वारा लाया गया? मुनरो के द्वारा लाया। इतनी चीज़ों को अभी आपको समझना है क्योंकि इतनी चीज़ें अभी आपके लिए एनसीईआरटी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रणाली के अनुसार टिलर बिना किसी जमींदार की भूमि के सीधे सरकार से राजस्व देता था। ये सब चीज़ें हैं इसमें, इतना भी आपको समझना है कि डायरेक्टली सरकार को जो राजस्व था वो देता था और इसको बंगाल और मद्रास में लागू किया गया। लेकिन ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी जितना यहाँ पर लिखा है उतना आपको समझना चाहिए। ठीक है, कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देखा गया। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू कर दी गई। अब आपको देखो, रैयतवारी जो व्यवस्था है उसको समझने के लिए स्थायी बंदोबस्त समझना है, फिर ये समझना है कि स्थायी बंदोबस्त और फिर महालवारी क्या होता है, और इन सब चीज़ों में जो मॉडिफिकेशन लाया गया थॉमस मुनरो द्वारा उसको समझना है, तब आप रैयतवारी समझ सकते हो। तो रैयतवारी समझने के लिए आपको महलवारी भी समझना है और स्थायी बंदोबस्त भी समझना है। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक एक चीज़ को लिंक करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि रीड ने, ठीक है, कर्नल रीड द्वारा, और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरा जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों मतलब रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, मतलब डायरेक्टली सरकार से पीड़ितों ज़मीन पर खेती करने आ रहे थे। राजस्व का आकलन से पहले उनके खेतों में सावधानीपूर्वक और अलग सर्वेक्षण किया जाता चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों की पिता के भांति शिक्षा किसानों की रक्षा करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे कि मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें कुछ ठीक नहीं थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ सालों के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमींदार से होने वाली आमदनी बढ़ने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों से बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया गया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गाँव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गाँव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों की उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों के संपन्न उद्यमशील किसान बना देंगी, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों को लाने के बाद भी आप देखोगे कि इसमें उनको उतनी सक्सेस नहीं मिलती है। तो अभी आपको जो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी है उतना ही समझना है। कुछ गतिविधियाँ हो रही है, इस गतिविधियों को आप एक बार समझना है, सोचना है। उसके बाद हम चलेंगे कि यूरोप में जो फसलें हैं, मुख्य तौर पर हम देखेंगे कि जो नील है ना, नीला कलर जो है, पूरी हम बात करेंगे आगे। तो उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से जो नील की मांग थी वो बढ़ती गई। तो ये सब चीज़ें हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, और जो चैप्टर 3 है हमारा, ये पार्ट 3 में ख़त्म भी होने वाला है। थोड़ा सा जो नेक्स्ट वीडियो आपको लंबा दिखेगा, लेकिन वहाँ पर आपको समझने को मिलेगा कि जो नील है, भारतीय नील है, उसकी मांग इतनी क्यों बढ़ी, इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया नील को, क्यों नील के जो पौधे थे वो बहुत ही भारी मात्रा में बिकते थे, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, नील की जो आवश्यकता है वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने देखा मुख्य तौर पर कि जो परमानेंट सेटलमेंट होता है, स्थायी बंदोबस्त 1793, और उसके बाद हमने देखा रैयतवाड़ी सिस्टम जो होता है 1792 में, जो कि रीड और थॉमस मुनरो द्वारा लाया गया। तो ये सब चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।